So without any delay, I would now like to introduce our speaker. Today we have a very exciting speaker with us. The speaker is he's a skydiver. He's an adventure enthusiast. He has, as you can see, he has extremely nice pictures of skydiving across the world in various regions of the world. He's a wildlife photographer. As you can see, he's sitting right there, and just behind him is the lion sitting there right next to him. He's a motivational speaker. He's an inspirational speaker. He's also a robotic surgeon. Many of you might be very excited to know that he's a robotic surgeon. He uses robots to operate on people. And of course, if you want, you can ask in questions at the end. आप questions पूछ सकते हैं कि robot से कैसे operate करते हैं. I can see a lot of more people have joined in. Neha has joined in. Rajiv has joined in. Matrushri has joined in. Prateek has joined in. A lot of more people are joining in. Dr. Parveen is a bariatric surgeon. He is a robotic surgeon, and he is the director of Global Bhatia Institute, Bhatia Global Institute. Without any delay, I would like to introduce and give the stage to Dr. Parveen Bhatia. It's an honor to have you, Dr. Bhatia. Over to you, please. थैंक यू अभिषेक. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इतने एंथुसियाज्म से ये कंडक्ट कर रहे हैं और आपके साथ इतने सारे स्कूल के बच्चे एसोसिएटेड हैं लंग केयर फाउंडेशन के साथ, और हर कोई बच्चा समझता है कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं. तो आज मैं ग्रीटिंग्स लाता हूं गंगाराम हॉस्पिटल और भाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल एंडो सर्जरी इंस्टीट्यूट से. आज मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, कोविड के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, कोरोना के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा. मैं सिर्फ बात करूंगा कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव इस स्टेज पे जब हम सब अपने घर में लॉक्ड डाउन हैं. तो पूरे आधे घंटे तक मैं कुछ स्टोरीज और कुछ लाइफ के मंत्र जो मेरे मंत्र रहे हैं मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए आप जो चैट पे क्वेश्चन भेजेंगे अभिषेक को, और अभिषेक के साथ मैं इंटरेक्ट करूंगा, सो दैट अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि अगर ये 45 मिनट का जो ये मैच है इसमें अगर हम गोल कर पाए और एक भी गोल कर पाए, एक भी बच्चे को इंस्पायर कर पाए, तो ये अभिषेक और हमारी जीत होगी. तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द काम इन द क्योस. हम सब जानते हैं कि इस समय काफी सारा क्योस है. स्कूल के जैसे 12वीं क्लास के बच्चे, उनको मालूम ही नहीं कि अब उनका एग्जाम कब होना है या उनकी आगे प्रोग्रेस कैसे होनी है, कहाँ पे एडमिशन होनी है. मगर अल्टीमेटली सिर्फ एक ही तरीका है, हमेशा पॉजिटिव रहो. थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सब ने सुना होगा, और थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में ये फेमस है कि 1914 में दिसंबर में एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, और जब वो आग लगी तो उनका जो बेटा था चार्ल्स, वो बाहर खड़ा था और अपने फादर की वेट कर रहा था कि कब बाहर आएंगे. तो अचानक जब बाहर आए थॉमस अल्वा एडिसन, तो देखा कि 8 बिल्डिंग एक साथ आग लग चुकी थी. आप देख सकते हैं इसमें. और उस थॉमस अल्वा एडिसन ने चार्ल्स को कहा, बेटे जाके फटाफट मम्मी को बुला के लाओ. उसने कहा, मम्मी को? हमारी बिल्डिंग्स को आग लगी हुई है और आप मम्मी की बात कर रहे हैं. मम्मी को ले आओ, और साथ में मम्मी के जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको ले आओ. क्यों? क्योंकि वो कभी भी ऐसा सीन नहीं देखेंगे कि हमारी 8 बिल्डिंग, जितना हमने सब कुछ काम किया है, सबको आग लगी हुई है. तो कभी भी ऐसा सीन नजर नहीं आएगा. और इसको कहते हैं कामनेस, इसको कहते हैं स्टोइसिज्म, कि अल्टीमेटली काम, स्टोन लाइक कामनेस. और कैन यू इमेजिन, और उन्होंने यह कहा कि देयर इज ए वैल्यू इन डिजास्टर, ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ड अप, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू. कहने का सिर्फ मतलब यह है कि ये मत सोचिए कि लॉकडाउन हो गया 2 महीने का और इतनी सारे चैलेंजेस आ गए, इकोनॉमी डाउन हो गई और सो ऑन सो फोर्थ, या स्कूल के अंदर प्रॉब्लम्स आई. नहीं, मुझे लगता है ये एक टाइम मिला था
और ये टाइम को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है अपने आप को डेवलप करने के लिए। और अपने आप को जब हम डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली उससे एडवांटेज मिलेगा वर्जन 2.0 जब हम प्रेजेंट करेंगे। और ये सोचो कि ऐसी पहली बार घटना नहीं हुई है। 1914 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 22 मिलियन डेथ्स हुई। और आप सब देख सकते हैं, काफी बिजी स्लाइड है, मगर मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं इस स्लाइड में कि अल्टीमेटली ये सब चीजें आई और ये सब चीजें चली भी गई, तो ये भी चला जाएगा। क्यों इतना हम सोचें? और कहते हैं ना, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करता हूं। माइकल जॉर्डन, आप सब जानते होंगे, ये वर्ल्ड का बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर था। और इसकी स्टोरी क्या थी कि ये जब 1963 में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में स्लम एरिया में पैदा हुआ, और इसके फादर, जब ये 13 साल का था, तो इसके फादर ने कहा कि ये शर्ट देख रहे हो बेटा? तो उन्होंने कहा यस, ये शर्ट तो पुरानी है। उसने कहा नहीं, कितने की होगी? उसने कहा $1 की ये शर्ट होगी। तो उसने कहा आप ये शर्ट ले जाओ और इसको $2 में बेच कर आओ। और कैन यू इमेजिन कि तो उसको बहुत बुरा लगा कि ये ऐसे कैसे होता कि पुरानी शर्ट को मैं $2 में बेच के आऊं। तो उसने शर्ट तो ली, उसको धोया, और उन दिनों में उसके पास प्रेस भी नहीं होती थी, तो वुडन प्लैंक से उसने उसको तह लगाया। और शाम को वो अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो गया और लेट 6 घंटे तक वो शर्ट को बेचने की कोशिश करता रहा, और 6 घंटे के बाद $2 में बेच पाया। जब $2 में बिक गई तो वो भागा हुआ अपने फादर के पास गया कि पापा मैंने $1 की शर्ट $2 में बेच डाली। पर फादर, मुझे लगता है कि वो मेरे तरीके का था, तो उसने कहा कि ये ले, एक और शर्ट ले, अब इसको तू $20 में बेच के आ। तो वो हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि $1 की शर्ट $2 में बेची और अब आप कह रहे हो कि $20 में बेच के आ। तो उसने उसको धोया, उसको वुडन प्लैंक से अच्छी तरह से प्रेस किया, और उसके बाद उसका एक कजन था और उसको कहा कि यार इसके ऊपर ना, जो धोई हुई शर्ट है, इसके ऊपर मिक्की माउस बना दे। तो उसने मिक्की माउस बनाया, और ये सोचता रहा, माइकल जॉर्डन सोचता रहा कि इसको मैं कैसे बेचूं कि $20 अचीव कर सकूं, अर्न कर सकूं। तो ये एक प्राइवेट स्कूल था, उसके बाहर जाके खड़ा हो गया, बुअर सा लगता था। और जब छुट्टी होने का टाइम हुआ तो उस एक मम्मी अपने बच्चे को लेने के लिए आई हुई थी। उसने देखा कि एक बच्चा, गरीब सा बच्चा, शर्ट बेच रहा है। तो उसने कहा बेटा कितने की है शर्ट? उसने कहा $20 की। उसने कहा कैसे? कहता ये देखो मिक्की माउस मैंने बनाया और ये कितना अच्छा बना है। तो इतनी देर में उसका बेटा भी जो है वो बाहर आ गया और उसने कहा मम्मी ये तो शर्ट मुझे लेनी है और मेरे लिए बिल्कुल साइज फिट है। तो $20 मम्मी ने दिए और $5 बेटे ने भी ऐड कर दिए। तो वो $25 जब माइकल जॉर्डन को मिले तो वो भागा भागा घर में गया। क्यों? क्योंकि माइकल जॉर्डन के फादर की सैलरी, 1 महीने की सैलरी $25 थी। और वो जब एक शर्ट से और पुरानी शर्ट से $25 कमा गया तो फादर बहुत खुश हुए कि कमाल कर दिया। मैंने कहा था ना कि अगर ट्राई करेगा तो सब कुछ हो सकता है। मगर फिर भी फादर फादर है, और उन्होंने एक और शर्ट दे दी, एक शर्ट और दी, तो उसको कहा कि अब इसको $200 में बेच के आ। जब उसने कहा कि पापा ये कैसे हो सकता है कि $1 को $2, $2 से $20, $25, अब आप मुझे कह रहे हो कि $200 में ये शर्ट बेच के आ। तो उसने कहा जो भी कर, इसको $200 में बेच के आ। उसने क्या किया कि शर्ट ली, धोया, प्रेस करी, और 5 दिन तक वो सोचता रहा कि इसको मैं कैसे $200 में बेच सकता हूं। तो उसको मालूम पड़ा कि एक मूवी ब्रॉडवे में, न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे हॉल में मूवी आई थी, चार्लीज एंजल्स, और उसमें फराह फरासत जो एक्ट्रेस थी वो आई। और इसने क्या किया, इतनी देर में जब सोच रहा था तो ये अंदर, हॉल के अंदर स्नीक इन कर गया। और जब हॉल के अंदर गया और वहां पे फराह को कहता है कि मैडम इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हो? उसने कहा यस व्हाई नॉट। उसने कहा शर्ट के ऊपर दे दो, और उसने शर्ट के ऊपर से ऑटोग्राफ दिए। और जैसे ही ऑटोग्राफ दिए तो ये बाहर आया, और बाहर आके हॉल के बाहर इसने ऑक्शन लगा दी शर्ट की कि अब भी ये $200 $200। और कैन यू इमेजिन, $1200 में वो शर्ट बिकी। तो जब $1200 में शर्ट बिकी तो उस वापस भागा। तो फादर ने पूछा क्या सीखा तूने इस पूरी एक्सरसाइज में, क्या सीखा? उसने आंसर दिया, और मैं आप सबसे भी पूछूंगा, अभिषेक आपसे भी पूछूंगा कि इसमें क्या सीखा आपने।
और बाकी बच्चों ने भी क्या सीखा, इसको आप चैट करके आंसर दें, पर फिर मैं साथ बताता हूँ। तो उसने कहा कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उसने कहा नहीं, ये तो सारे बच्चे यही कहेंगे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। मगर उसने कहा कि एक नॉन लिविंग चीज थी, जो शर्ट थी, उसकी आपने सोच के वैल्यू एडिशन कर दी। $1 की शर्ट को $2, 2 से 20 और 20 से 25 और 1200 तक डॉलर तक आपने बेच दी। अगर आप तो लिविंग हैं, अगर आप अपनी वैल्यू एडिशन करेंगे तो जिंदगी भर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। और ये माइकल जॉर्डन जिस समय भी मैच खेलता था तो सबसे पहले वो मन में ये रिवाइज करता था कि मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि वैल्यू एडिशन करनी है, मुझे मैच में वैल्यू एडिशन करनी है, मुझे अपने आप को इतना डेवलप करना है कि अल्टीमेटली ही बिकेम द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर। तो ये कहानी है, और इसीलिए इसको मैं हमेशा कहता हूं पॉसिबलिस्ट वर्सेस ऑप्टिमिस्ट। अगर आप पॉसिबलिस्ट है, अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो ही जब सोच अच्छी होगी तो ही डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बहुत अच्छा लिखा कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ। और इसी तरीके से मैं कुछ स्टोरी सुनाऊंगा और उसके बाद 5 मंत्रा बताऊंगा। स्टोरी इस तरह से थी, एक टीचर किसी शादी में एक बच्चे को, अप्रोक्सीमेटली 25-30 साल का लड़का होगा, उसको मिला, और लड़के ने जाके कहा कि सर नमस्कार, मैं आपको जानता हूं। उसने कहा कैसे? कहता सर आपने मुझे 3rd क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो टीचर ने कहा अब क्या कर रहे हो बेटा? कहता सर मैं आपसे इंस्पायर होके टीचर बन गया हूं। उसने कहा मेरे से इंस्पायर होके? मैंने क्या किया जो मेरे से इंस्पायर हुए? कहता कि आपको याद नहीं होगा, जब मैं 3rd क्लास में था और आप मेरे क्लास टीचर थे, तो उस समय मेरे एक दोस्त था, वो नई घड़ी पहन के आया था। और जब नई घड़ी पहन के आया तो मेरे मन में आया कि मुझे ये घड़ी चोरी करनी है, और मैंने वो घड़ी उसकी चुरा ली। थोड़ी देर में उस बच्चे ने आपको कंप्लेंट करी कि घड़ी सर मेरी चोरी होगी, और क्लास में ही चोरी हुई है, मुझे मालूम है। तो आपने क्लास का दरवाजा बंद किया और कहा कि जिसके पास वो घड़ी है वो अभी सामने दे दो। पर मैं अब ये सोच चुका था कि अगर मैं ये सामने घड़ी दे दूंगा तो मेरी क्लास में कितनी बेइज्जती होगी, और कितने सारे सारे मेरे बच्चे, मेरा टीचर, सबको हमेशा के लिए याद रहेगा कि ये बच्चा चोर था, और मालूम नहीं मुझे क्या क्या वर्ड से यूज किया जाएगा, बाद में बुलाया जाएगा। तो कहता कि मैंने उस समय नहीं घड़ी चोरी दी। इतनी देर में आपने कहा कि अगर कोई घड़ी नहीं दे रहा है तो सारे बच्चे लाइन में खड़े हो जाएं और दरवाजे की तरफ, दीवार की तरफ मुंह कर ले, आंखें बंद कर ले। और जब आंखें बंद कर ली तो आपने कहा मैं सबकी जेबें चेक करूंगा और चेक करके देखूंगा। तो आपने पहले बच्चे से चेक करनी शुरू करी, सबकी आंखें बंद थी, दीवार की तरफ चेहरे थे, और जब मेरे पास आए तो मेरी जेब में से वो घड़ी मिल गई। और मगर आप उस समय भी रुके नहीं, आप फिर भी आगे चलते रहे, और लास्ट के बच्चे तक पहुंच के जब आप सबने सबको चेक कर लिया, फिर आपने कहा कि आप सारे बच्चे आंखें खोलें, अपनी अपनी सीट पे आ जाएं। और जब वो सीट पे पहुंच गए तब आपने अनाउंस किया कि जिस बच्चे की घड़ी गुमी थी उसको बुलाया और उसको ये घड़ी दे दी। उस समय मुझे लगा कि अब क्योंकि मुझे अब मेरा नंबर आ गया, अब मुझे पता लग जाए, टीचर भी बता देंगे कि इस बच्चे ने घड़ी चुराई थी। मगर मैं हैरान हो गया कि आपने उस समय मेरा नाम तक नहीं लिया, और किसी को पता भी नहीं चला कि किसने घड़ी चोरी करी थी। और उसके बाद मैं 3री क्लास में था और 12वीं क्लास तक आपने किसी टीचर को नहीं बताया, किसी स्टूडेंट को नहीं बताया। पर ऐसे कैसे हो सकता है सर कि आपने बताया तक नहीं, और आपको मेरा नाम भी याद नहीं है, और आपको ये स्टोरी कुछ याद आ रही है? कहता है मुझे स्टोरी तो याद, टीचर बोलते हैं मुझे स्टोरी तो याद आ रही है, मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने जेबें चेक करी थी, पर आपको शायद मालूम नहीं कि जब मैं जेबें चेक कर रहा था तो मेरी भी आंखें बंद थी, मेरी भी आंखें बंद थी। कहने का मतलब इस टाइप के जो टीचर्स होंगे वो हमेशा इंस्पायर करेंगे, और वो इंस्पिरेशन जिंदगी बदल देंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो ही डिफरेंस क्रिएट करता है लाइफ के अंदर। सिमिलरली एक स्टोरी है फ्रॉग्स की। एक दिन अनाउंसमेंट करी गई और 15 अगस्त को फ्रॉग्स जो है, सभी फ्रॉग्स रेस करेंगे और सुबह 7 बजे इकट्ठे होंगे।
तो जो फ्रॉग्स जब एक बार एक जगह पे पहुंच गए, तो उस समय ऑन लुकर्स बहुत सारे थे और उन्होंने कहा कि ये फ्रॉग ये क्या रेस करेंगे, ये और टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचना चाहते हैं, तो चलो हम देखते हैं। मगर उनके मन में था कि ये छोटे से डड्डू, हिंदी में कहते हैं ना डड्डू या फ्रॉग, ये क्या रेस करेंगे और कितनी दूर तक ये पहुंचेंगे। तो उन्होंने सबको देखना शुरू किया कि आज मजा आएगा रेस देखने का। तो इतनी देर में एक डड्डू, एक फ्रॉग गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा और काफी सारे फ्रॉग्स गिरते चले गए। मगर एक मेंढक जो है वो काफी तेजी से चलता गया और वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। जब वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंचा तो हैरान हो गए सब, और स्पेशली ऑन लुकर्स या क्रिटिसाइजर्स, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑन लुकर्स या क्रिटिसाइजर्स, वो हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया कि बाकी सारे फ्रॉग्स तो गिरते चले। उसमें कैन यू इमेजिन कि उससे जब ऑन लुकर्स ने था, उन्होंने एक मीटिंग करी और उनसे पूछा कि तुम कैसे पहुंच गए और बाकी सारे फ्रॉग्स गिरते रहे, और सब ने अपना अपना एक्सक्यूज दिया कि क्या प्रॉब्लम थी, मेरे मेरे को जरूरत क्या थी, मैं तो बहुत कमा रहा था, मेरे को टॉप पे क्या पहुंचना था। तो लोगों ने पूछा कि ये फ्रॉग कैसे पहुंच गया, मगर सब ने अपने अपने बहाने बनाए कि इन्होंने, इस फ्रॉग ने तो कुछ रिश्वत दी हुई थी, ये तो फ्रॉग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉन टू था, या और हर एक ने अपने अपनी एक स्टोरी बनाई। मगर जब उस फ्रॉग से पूछा गया तो फ्रॉग जो है वो स्माइल करता रहा, और वो स्माइल करता रहा। ऑन लुकर्स और ज्यादा परेशान हुए कि ये क्या हुआ, क्यों इतना स्माइल कर रहा है। और आप इमेजिन करो कि वो फ्रॉग जो है डेफ था, वो किसी का क्रिटिसिज्म नहीं सुन रहा था, और इसी की वजह से वो टॉप ऑफ द माउंटेन पे पहुंच गया। तो व्हाट इज द लेसन? लेसन इज कि कैरी ऑन मूविंग। अगर आप मूव करते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। ये जैसे लॉकडाउन की प्रॉब्लम आई, कोरोना की प्रॉब्लम्स आई, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, पर हम सब ने यही सीखना है कि आगे चलते जाना है। जो हो गया तो हो गया, मगर आगे चलते जाना है। नेवर एवर गिव अप। इस फोटो में आप देख सकते हो कि जो फ्रॉग है वो स्टार्क के मुंह में है, पर लास्ट मूवमेंट तक वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से स्टार्क का गला दबा दूं, सो दैट मैं नाचूं और स्टार्क खत्म हो जाए। तो नेवर एवर गिव अप। और ये स्पेशली मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं जो स्पेशल जब एग्जाम गोइंग होते हैं, 12th के एग्जाम दे रहे हैं, और अगर मान लो अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो बहुत कुछ सोचना शुरू करते हैं और बड़ा नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस समय जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रैच से चलना है और आगे चलते चले जाना है, रुकना नहीं है। जैसे मैंने थॉमस अल्वा एडिसन का बताया, फैक्ट्री को आग भी लग गई, पर अगले दिन से वो फिर तैयार थे और फिर शुरू करने लगे थे। अब एक छोटी स्टोरी ये है कि सीड्स यू सो, एक कंपनी के इंचार्ज थे, सीईओ थे, और उन्होंने ऐसा किया कि सब कंपनी वालों को, अपने वर्कर्स को बुलाया और उनको एक एक सीड दिया, और सीड दे के उन्होंने ये बोला कि ये आप सीड ले जाओ, और 1 महीने के बाद जो जो प्लांट्स निकलेंगे या पेड़ बनेंगे या पौधे बनेंगे वो लेकर आना। इस बार मैं यंग लोगों को सीईओ बनाना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि जो हायरार्की में सीईओ बने। तो कैन यू इमेजिन, एक था जिम, और जिम ने भी पौधा लगाया अपने प्लांटर में, मगर उसका कोई ट्री नहीं आया। और बाकी सारे लोगों ने, सारे जितने लोग थे, वर्कर्स थे, उन्होंने आके यही कहा कि हमारा तो प्लांट बहुत अच्छा बड़ा होता चला जा रहा है, उसमें तो फूल भी आ गए, उसमें तो पत्तियां भी बहुत अच्छी आ रही हैं। मगर कैन यू इमेजिन, जब 1 महीना बीत गया तो जिम अपनी वाइफ को कहता है कि मैं नहीं जा रहा। जब बुलाया सीईओ ने कि क्यों, क्योंकि मेरे प्लांटर में तो टी आया ही नहीं, ट्री, कोई प्लांट ही नहीं आया। तो उसने कहा नहीं, आपको जाना तो चाहिए। और जब सीईओ ने देखा कि एक बच्चा कोने में खड़ा हुआ है और उसके प्लांटर में कोई भी ट्री नहीं है, तो उसने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? कहता, सर मैंने जो आपने सीड दिया था वो मैंने प्लांट किया, मगर उसके बाद भी कोई भी ट्री नहीं उगा, कोई प्लांट नहीं उगा, और मैं वापस आ गया, तो मुझे बहुत शर्म सी आ रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी सब के बच्चों का, सब लोगों का ट्री उगाया। तो थोड़ी देर में सीईओ ने कहा कि आज, अब मैंने सबके प्लांट्स देख लिए, सबके गमले देख लिए, मैं अनाउंस करता हूं कि इसका जो, हमारी कंपनी का जो सीईओ है वो है जिम। तो सब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिम का तो प्लांटर भी नहीं उगा, और उसका जो गमला था वो भी बिल्कुल वो था।
तो कैसे हो गया कि जिम को आपने अपना सीईओ चुना है? तो उसने आंसर दिया कि मैंने सभी लोगों को एक बॉइल्ड सीड दिया था और मुझे मालूम था कि बॉइल्ड सीड से कभी भी प्लांट नहीं निकलते, मगर बाकी सब ने 99% लोगों ने सोचा और देखा कि ये तो सीड उग नहीं रहा, इसकी वजह, और ऐसा ना हो कि 1 महीने के बाद जब ट्री के देखने के लिए सीईओ बुलाएंगे हमें तो हमारा प्लान ना हो, तो उन्होंने दूसरा सीड डाला और अपने प्लांट्स उगाने शुरू किए। सिर्फ जिम ही एक ऐसा है जिसने अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखी, अपनी ऑनेस्टी मेंटेन रखी, और उसी की वजह से आज मैं जिम को सीईओ बना रहा हूं। और मैं आप सब से, अभिषेक से भी और बाकी सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक्स जरूर पढ़ा करें। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो ही डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। और इसके लिए अगेन, एवरी बैटल इज वॉन बिफोर इट इज फॉट। सो हमेशा ध्यान रखो कि पहले इंटीग्रिटी अपनी मेंटेन रखो, हमेशा के लिए आगे चलते रहो। और एक मैं स्टोरी है, ये इसको कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। स्टोरी क्या थी? जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और उसमें जो है प्लेन्स वापस आते थे तो उनके ऊपर बुलेट इंजरीज होती थी। तो उसमें जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला कि अगर आप ये देख सकते हैं कि जो सामने वाली इंजन साइड पे है उसमें भी बुलेट्स हैं और टेल एंड पे भी बुलेट्स लगी हुई है, टेल एंड पे ज्यादा बुलेट लगी हुई थी, पर उनको प्रोविजन था कि हम किसी जगह पे एक शील्ड लगा सकते हैं सो दैट अल्टीमेटली ऐसा ना हो कि अगली बार ये बुलेट्स ज्यादा इंजर करे। तो आप क्या सोचते हो कि किस साइड पे शील्ड लगानी चाहिए, टेल एंड पे या इंजन साइड पे? तो अभी आप इसको चैट करके आंसर भी दे सकते हो कि कौन सी साइड पे, क्योंकि बुलेट की इंजरीज ज्यादा थी टेल एंड साइड पे, इंजन साइड पे कम थी। मगर जब सभी इंजीनियर्स ने, सभी लोगों ने सोचना शुरू किया और कुछ लोगों ने आंसर किया कि हाँ सर, हमें टेल एंड की साइड पे लगा देनी चाहिए शील्ड कि अगली बार बुलेट इंजरीज ना हो। मगर एक मैथमेटिशियन था अब्राहम वेल्ड करके, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इंजन की साइड पे शील्ड लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ प्लेन्स देख रहे हैं जो कि वापस आए हैं और आप सोच रहे हैं सिर्फ उन्हीं प्लेन्स के बारे में जो कि बुलेट इंजरीज सहन करके पहुंच गए हैं, पर आप उन प्लेन्स के बारे में सोच भी नहीं पा रहे जो वहीं के वहीं क्रैश हो गए बिकॉज बुलेट्स आगे लगी और इंजन के जो पायलट्स थे उनकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब लेसन क्या है? लेसन इस स्टोरी का यही है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कभी भी छोटे लेवल पे मत सोचो, बड़े लेवल पे सोचो और कंप्लीट पर्सपेक्टिव के बारे में सोचो, तभी डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। और इसके लिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव माइंड से ही सोचो, तभी फायदा रहेगा। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और तभी आप एडवांटेज ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। मुझे लगता है कि टाइम की वजह से मैं आपको इतनी सारा डिटेल में स्टोरीज नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इंटरेक्ट करें, आप लोग भी अपनी स्टोरीज शेयर करें सो दैट अल्टीमेटली हम सब सीखें और हम सब आगे बढ़ते चले जाएं। एक छोटी किताब है जिसका नाम है गुड टू ग्रेट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इन्हीं छुट्टियों में, चाहे अभी भी थोड़े से लॉकडाउन का पीरियड बाकी है, कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करें। और गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, और जिम कॉलिंस की बुक है जो कि काफी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। एक स्टोरी इस तरीके से है कि evil you do remains with you, the good you do always comes back to you। इसके लिए एक औरत थी, वो रोज रोटी बनाया करती थी और दीवार पे रख देती थी, और एक हंचबैक ओल्ड मैन आता था और वो रोटी उठाता था और जोर से बोलता था, द evil you do remains with you, the good you do comes back to you। तो वो हैरान होती थी कि रोज उसका ये रूटीन था कि रोज रोटी बनाती थी, रोज वो आता था, रोज बोलता था, एक बार भी उसने थैंक यू नहीं बोला। तो जब एक बार भी थैंक यू नहीं बोला तो ये हैरान हुई कि अब मैं इसको ऐसा करती हूँ कि इसके अंदर पॉइजन डालती हूँ। और उसने रोटी में पॉइजन डाला और रोटी का पॉइजन जो है, पॉइजन रोटी वो बाहर रख दी। और जैसे ही उसने बाहर रखी तो इतनी देर में उसका मन फिर परेशान हुआ कि ये हमेशा कहते हैं evil you do remains with you,
द गुड यू डू ऑलवेज कम्स बैक टू यू। तो उसने सोचा नहीं, ये गलत कर दिया मैंने। उसने वो वाली वापस उठाई रोटी, उसको आग में फेंका और एक नई रोटी बनाई। और जब नई रोटी बनाई तो कैन यू इमेजिन, शाम को उसका बेटा जो है वापस आया, और वापस आया बहुत महीनों के बाद। तो उसने कहा कि क्या हालत बना ली है तूने, इतना कमजोर कैसे हो गया? कहते हैं कि मम्मी मैं कमजोर तो हो गया था, मगर आज मैं घर तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, मैं बेहोश होने वाला था, मगर एक बूढ़ा बाबा था, उसने मुझे रोटी अपनी दी और वो मैंने रोटी खाई, और अब मैं हिम्मत करके वापस आ पाया। मगर उस बाबा जो ओल्ड मैन था, वो बार बार यही प्रोनाउंस कर रहा था, द इविल यू डू रिमेन्स विद यू, द गुड यू डू ऑलवेज कम्स बैक टू यू। और तब उसको माता को भी रियलाइज हुआ कि आज ये प्रूव हो जाता, अगर मैं पॉइजन वाली रोटी रख देती तो मेरा ही बेटा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब है कि मैं आप सब से, स्पेशली यंग बच्चों से हमेशा कहूंगा कि इंटीग्रिटी रखो, ऑनेस्टी रखो, किसी का बुरा मत करो, और अपनी लाइफ को चेंज करने का तरीका ढूंढो, सो दैट अल्टीमेटली हर बारी कोशिश यही करो कि स्टार फिश को जैसे समुद्र में एक इंसान फेंकता जा रहा था, तो उससे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं एक स्टार फिश बाहर आती है, उसको मैं बाहर फेंक देता हूँ। तो उसने कहा इसमें क्या कर लोगे? उसने कहा मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। उसने कहा किस पे? इतनी सारे स्टार फिश मर रही हैं और उसके बाद आप डिफरेंस क्या क्रिएट करोगे? कहते जिस स्टार फिश को मैं वापस फेंक रहा हूँ उसकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करूंगा। तो मुझे लगता है कि ये लेसन लेना बहुत जरूरी है। दिस टू शैल पास अवे, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन इज गोइंग टू राइज। सो हमेशा पॉजिटिव रहो। आप लोग तो मॉडर्न क्रोज हो, हमारा जो टाइम था वो पुराना टाइम था कि घड़े के अंदर हम पेबल्स फेंकते थे तब पानी ऊपर आता था। अब आप जूम से और इतनी टेक्नोलॉजी से इतना सब कुछ कर सकते हैं अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। तो अपना स्किल्स को अपग्रेड करो और फिर उसके बाद डिफरेंस क्रिएट करो। ये मेरी अभिषेक लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने अपनी लाइफ के 5 मंत्र जो है वो सार में रखे हैं। और इसमें यह है कि सर जाए पर सैर ना जाए। कहने का मतलब जब मैं 6th क्लास में था तो एक मैंने फंक्शन अटेंड किया, किसी का क्रिमेशन, किसी के बाद वो प्रेयर सेरेमनी थी, उसमें एक साधु जी आए थे, उन्होंने कहा सर जाए पर सैर ना जाए। और उस दिन के बाद आज तक मैं 1.5 घंटे से 1 घंटा सुबह सैर या एक्सरसाइज करता हूँ और शाम को एक्सरसाइज करता हूँ। तो मुझे लगता है आप सबको भी ये बचपन से ही गांठ बांध लेनी चाहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि बचपन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, हरकत करनी चाहिए, हरकत में ही बरकत है। तो किसी ने पूछा कि बचपन में अगर हरकत करनी चाहिए तो बाद में, कहते बाद में आदत पड़ जाती है और बाद में जिंदगी भर हमेशा मेहनत करने की आदत बनी रहेगी। और इस पूरे एपिसोड में 2 महीने जो कोरोना का एपिसोड हुआ है उसमें हम सब ने एज पेरेंट्स ऑल्सो ये रियलाइज किया है कि जान है तो जहान है। अगर हम हमारी सेहत अच्छी रहेगी, पेरेंट्स की सेहत अच्छी रहेगी, ग्रैंड पेरेंट्स की सेहत अच्छी रहेगी तो सभी कुछ ठीक रहेगा। और छोटी सोच पैर की मोच किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी सोच को बड़ा रखो, एम को बड़ा रखो। और इसी तरीके से आप सब ने देखा पिछले कुछ दिनों में कि अभिषेक ने एक गिनीज बुक रिकॉर्ड कायम किया और लंग केयर फाउंडेशन में इन्होंने इतना बड़ा लंग की शैडो 5000 से भी ज्यादा बच्चों को इकट्ठा करके और एक इमेज बनाई जो वर्ल्ड फेमस हो गई और इतने इतनी दूर तक पहुंची सिर्फ इसी वजह से कि अभिषेक की और डॉक्टर अरविंद की सोच बड़ी थी या खुराना साहब की सोच बड़ी थी। इसी की वजह से इतना बड़ा अचीव कर पाया। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मैं क्लास 8th में था तो स्कूल में हमेशा मेरे मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स आते थे और उसके लास्ट में मैं लिख के आता था कट 1 मार्क इफ पॉसिबल, कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैथमेटिक्स में मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और फिजिक्स में हमारे टाइम पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते थे, उस समय 10 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 7 आंसर करने होते थे और मैं लिख के आता उसमें लिखा होता था अटेम्प्ट एनी 7 और मैं लिख के आता था चेक एनी 7 कि मैंने 10 में से 10 क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। तो अब आपकी मर्जी है और अल्टीमेटली कोई भी काम करो
तो उसमें थॉट्स यही होने चाहिए, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच अभिषेक एंड थैंक यू ऑल द स्कूल चिल्ड्रन। अब मैं डेफिनेटली जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपके चैट पे या आप क्वेश्चन पूछेंगे, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। Abhishek, go ahead. Just a second, Dr. Bhatia. Dr. Yes. Bhatia, can you stop the screen share? Stop the screen share. Yes, definitely, yes. Dr. Bhatia, thank you so much for such a wonderful session. मेरी सबसे बड़ी learning इस session से तो पहले ये है कि मैं एक शर्ट लेके आ रहा हूँ आपसे ऑटोग्राफ करवाने, और फिर हमारे participants को वो auction करूंगा मैं, ताकि थोड़े $1,000 टाइप मैं भी कमा लूं। पर उसके लिए और उसमें मुझे लगता है कि अभिषेक क्या लेसन क्या था आपका, क्या लेसन? लेसन उसमें दो कहूंगा मैं कि वन इज नेवर गिव अप एंड सेकंड इज क्रिएटिव थिंकिंग। एब्सोल्युटली राइट। यस, सो क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही जरूरी है। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने क्वेश्चन जो हों डॉक्टर भाटिया के लिए, आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं कि कैसे आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करें, ये क्वेश्चंस प्लीज चैट पे भेजिए एंड देन वी विल टेक इट अप। एंड आप कुछ कमेंट्स भी देना चाहते हैं, हमारे पास अभी तो सिर्फ प्रेजेस आ रही हैं। थैंक्स फॉर द वंडरफुल सेशन, इट्स अ वंडरफुल सेशन, this session was the best session for me, so we are getting great praises, but अभी इस सेशन में काफी जूस और बचा है, आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजिए। डॉक्टर भाटिया, हमारी क्राउड जो है वो मोस्टली 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आपके लिए सबसे मेन एडवाइस क्या होगी कि अभी एज अ स्टूडेंट what is one thing that they can change from today to become a more better professional later in their life? मुझे लगता है कि अगर मन में हर बच्चे के ये आ जाए कि मैंने अपना 100% देना है, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, कोई भी गेम खेल रहा हूँ, कोई भी बुक पढ़ रहा हूँ, तो मुझे अपना 100% देना है। अगर एक ये स्पिरिट आ गई कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, ज्यादातर लोग इसी सशोपंज में, इसी सस्पेंस में मारे जाते हैं कि जब वो खेल रहे होते हैं तो पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं, और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो खेलने के बारे में सोच रहे होते हैं। मुझे लगता है अगर आप इंटेंसली फोकस होके अपना 100% हर किसी चीज को जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको अगर देंगे, तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं होगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, या कोई भी ऐसी स्पोर्ट नहीं होगी, या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसमें आपको फेलियर मिलेगा। तो आंसर इज कि आप अपना हमेशा के लिए, मैं जब ऑपरेशन भी करता हूँ ना, मैं अब मेरे यंग फेलोज हैं गंगाराम में भी, भाटिया ग्लोबल में, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आज ऑपरेशन कैसा किया, और वो कहते हैं सर अच्छा हो गया। मैं कहता हूँ इसमें से तुम्हारे ऑपरेशन में से एक भी नंबर कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? सर आज इतना तो नहीं अच्छा हुआ। तो मैं कहता हूँ नहीं, जब तक ये स्पिरिट नहीं आ जाएगी कि एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आप अभिषेक अगर मुझसे पूछें तो मन में ये आ जाए कि मुझे अपना 100% देना है, और जब मैं एग्जाम में जाने लगूं उससे पहले ही मेरी तैयारी पूरी होती है। जैसे मैंने बताया ना, वॉर इज फॉट बिफोर इट इज गॉन। तो आप लड़ाई के मैदान से पहले ही जीत चुके होते हो, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपने तैयारी 100% करी है और एक भी नंबर नहीं कटेगा, तब आप हमेशा जीत के ही आओगे। थैंक यू डॉक्टर भाटिया। हम टाइम 5 मिनट्स बढ़ा देंगे if it is okay with you, because people are really excited to hear you and there was some technical glitch from our side. इस जो आपने अभी बताया उस डिजीज से सबसे ज्यादा तो मैं खुद ही अफेक्टेड हूँ। मैं हमेशा, जैसे आपने बोला, जब पढ़ रहे होते हैं तो खेल के बारे में सोचते हैं, और जब खेल रहे होते हैं तो पढ़ने के बारे में सोचते हैं। एंड एज a little older person, like who is still in the mid 20s, late 20s and have been to school, I think ये बहुत ही important lesson है कि आप जो कर रहे हो उस पे फोकस करो, अच्छे से फोकस करो and give your 100% best and you will be able to do much more than. डॉक्टर भाटिया, एक क्वेश्चन आया है, how can we concentrate more? अभी हाँ, जैसे ममता ने पूछा है ये। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये इट इज ऑल ए माइंडसेट।
जो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना भी एक माइंडसेट है। अगर जैसे मैंने बताया कि जो भी काम करना है, अगर मान लो आपने पढ़ना है, तो ये इसको मैं, आपने जो वर्ड यूज किया ना डिजीज, मैं इसको कहता हूँ एक्सक्यूसाइटिस, एक्सक्यूजेस, कि अगर मोस्ट ऑफ अस सफर फ्रॉम एक्सक्यूसाइटिस, कि हम बहाने मारते रहते हैं। आज अगर लाइट ठीक हुई, आज अगर मेरे टीवी में कोई अच्छी पिक्चर नहीं आ रही हो, आज मेरे दोस्त जो है वो गेम ना खेलने जा रहे हो, या कुछ ऐसा, कुछ मैं हर बारी आपने आप मन में सोचते चले जाते हैं, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। जिस समय आपने पढ़ना है तो फिर 100% उसका टाइम निर्धारित करना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। और इसके लिए मैं आपको भी हमेशा के लिए एक मंत्र देता हूं कि नेवर एवर गिव अप। कभी मत सोचो कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पिछली बार तो इतनी तैयारी करी थी और उसमें मेरे 95% मार्क्स आए थे, 100 नहीं आए थे, मगर नहीं, आंसर इज कि 95% भी 97 या 99 या 100 आएंगे आएंगे, अगर आप गिव अप नहीं करोगे। रेस तो वही कंप्लीट करता है ना जो रिबन रिबन काटता है। तो कहने का सिर्फ मतलब यह है कि इंटेंसली फोकस करो, और जिस समय जब खेल रहे हो तो फिर पूरा 100% अपना दो, और जब पढ़ रहे हो तो पूरा अपना 100% दो। फिर उस समय दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, और अपने अंदर से हमेशा ये सोचो कि ये मेरा माइंडसेट है जो मुझे जिताएगा या हराएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्चुअली है एक पेरेंट के तरफ से, बिकॉज वी आल्सो हैव पेरेंट्स जॉइनिंग इन विद देयर स्टूडेंट्स एंड वी आर डिलाइटेड टू सी यू, सो अ बिग वेलकम फ्रॉम आवर साइड। व्हाट एनी टिप्स फॉर पेरेंट्स who are currently parents to students in young classes in 8th 9th 10th? वेरी गुड। इसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करो, मगर ऐसा भी मत करो कि वो अपने सच को, अपने इंटीग्रिटी को, अपनी ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करें और उसके बाद किसी भी मीन्स से सक्सेसफुल होने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये बच्चों के मन में हमें डालना चाहिए कि क्या हो गया, अगर मान लो 11th में या 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अभी बहुत, अगर हमारी 100 साल की उम्र है और 100 साल में अगर एक साल हमने कुछ फेलियर्स हो भी गए, मान लो हो भी गए हैं, तो भी उससे हम ज्यादा सीख सकते हैं बनिस्मत की सक्सेस से। मोस्ट ऑफ टाइम्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, दे हैव सच ए माइंडसेट कि बच्चे के मन में इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं मुझे तो नंबर ही नंबर चाहिए। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। 100 साल में अगर आपने, मैं अपने बारे में बताऊं, मुझे पहले अटेम्प्ट में एमएस सर्जरी नहीं मिली थी, और दूसरे अटेम्प्ट में जब मिली तो, मगर मैंने अपने दरवाजे पे पीछे लिखा हुआ था डॉक्टर परवीन भाटिया, सर्जन वुड बी और कुड बी, और इसमें अपने ब्लड से मैंने हॉस्टल के दरवाजे में लिखा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि ये हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप अपनी सक्सेस रेट को बढ़ाना चाहते हो तो फेलियर रेट को डबल कर दो। अगर फेलियर रेट डबल हो जाएगी तो सक्सेस मिलेगी। कहने का मतलब सक्सेस से ज्यादा नहीं सीखते, फेलियर से ज्यादा सीखते हैं। तो बच्चों के ऊपर इतना मत प्रेशर डालो कि सिर्फ वो सक्सेसफुल बाय एनी मींस, बाय हुक एंड क्रुक सक्सेसफुल होना चाहते, नहीं, उनकी वैल्यूज को इतना इंक्रीज करो कि अगर वो मान लो कहीं नहीं भी सिलेक्ट हुए तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई आफत नहीं आ गई, गिव अप नहीं करने वाले, हम तो आगे दौड़ेंगे ही दौड़ेंगे और आगे जीत के दिखाएंगे। और अल्टीमेटली ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की रेस है, ये कोई बाकी सारे दुनिया की रेस नहीं है। अगर एक बच्चा अगर अच्छा नहीं भी किया तो भी पेशेंस रखनी चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, और अल्टीमेटली वो एक अचीवर बनता है। और हर जितने भी अचीवर्स हुए हैं लाइफ में, सब ने इसी तरीके से अचीव किया है। कोई भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डे 1 से सक्सेसफुल हुआ और वो हमेशा के लिए सक्सेसफुल होता चला गया। हर बारी, जितने भी ग्रेट हुए हैं, सर्जन्स हुए हैं या प्लेयर्स हुए हैं या कोई भी हुए हैं, हर एक की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल थी, स्ट्रगल से ज्यादा सीखा और अल्टीमेटली अचीव किया। क्यों अभिषेक? मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। आपने जो कहा अभी, अपनी फेलियर रेट को बढ़ा दो तो सक्सेस तो आएगी ही। उसका एक बहुत ही फेमस कोट है वेन ग्रेट्स्की का, जो कि एक आइस हॉकी प्लेयर है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है। यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डू नॉट टेक।
एग्जैक्टली। और एक सिमिलरली इसके बारे में भी, माइकल जॉर्डन के बारे में भी एक आता, किसी ने पूछा कि अच्छा आप तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है, कहता है प्लस यू डू नॉट नो 10,000 टाइम्स आई हैव मिस्ड पुटिंग द बॉल इन द बास्केट, दैट यू जी डू नॉट नो। डॉक्टर भाटिया, लास्ट क्वेश्चन, इस पे हम एंड करेंगे, जो कि मैं करूंगा। आपके इंट्रोडक्शन पे वापस जाएंगे कि आप एक सर्जन हैं, आप एक रोबोटिक सर्जन हैं, आप खूब सारे कोट्स देते हैं, खूब सारी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, आप स्काई डाइविंग करते हैं, आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आप इतनी सारी चीजें करते हैं और इतने अच्छे से करते हैं। तो कई सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर किसी और चीज में फोकस किया तो उनकी पढ़ाई लॉस हो जाएगी। तो हाउ कैन किड्स बी एन ऑलराउंडर जस्ट लाइक यू? No, not like me, but I would definitely love to answer कि अभी ये याद कर लो मेरे बच्चों कि कभी भी सिर्फ पढ़ाई की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सिर्फ पढ़ाई की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है और मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, और आपने मेरी यूट्यूब पे भी वीडियोस देखी होंगी अभिषेक, कि देयर इज अ मैन बिहाइंड द सर्जन। व्हाट आई मीन टू से कि अल्टीमेटली लाइफ के अंदर सिर्फ पढ़ाई से नहीं मार्क्स आएंगे। अगर मार्क्स आ भी गए और आप अगर अच्छे इंसान नहीं बने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको, सचिन को कहा कि अगर सारी दुनिया मेरे पास आती है और आके कहती है कि बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होगी। पर अगर कोई भी लोग मेरे पास आते हैं और मुझे आके कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो मेरी फीलिंग ये है कि आप सबको ये प्रण करना है कि हमने एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। ह्यूमन बीइंग बनने के लिए मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी होना जरूरी है, मगर अपना 100% हर जो भी चीज कर रहे हैं उसमें देते चले जाएं, अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहें, तो आप एक सक्सेसफुल बन सकते हैं और एक हैप्पीनेस की तरफ जा सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। Thank you so much, Dr. Bhatia. Thank you so much for joining us. हमारे feedback is just a great session, good session. We have really nice feedback, and please keep sending this feedback. We will be very happy to know आपको session अच्छा लगा. Thank you so much, Dr. Bhatia, for giving your time. We would now end the session now. अभिषेक, मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा कि तुमने ये सोचा कि बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत है। ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये बड़ी सोच है और अच्छी सोच है, और भगवान करे आप सबको सक्सेस मिलती रहे और आप एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटीज बने और दुनिया के अंदर डिफरेंस क्रिएट करे, जिस तरीके से वो जेलीफिश या स्टारफिश को वापस करके कर रहा था। कभी ये मत सोचें कि गवर्नमेंट तो करती नहीं है, मैं क्यों करूं, या वो तो कर नहीं रहे, मैं क्यों करूं। मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि मैं अकेला करता रहूंगा, बाकी लोग करें या ना करें, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोब। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और लेट द Lung Care Foundation grow as much as even you have not dreamt. Thank you very much. Thank you so much, sir. I'll just thank my team, our whole team, because सिर्फ मैंने नहीं सोचा, ये पूरी टीम की सोच है. So Dr. Arvind, Mr. Rajiv Khurana, Dr. Bilal, Kritika, Madhushri, Hamid, Lenny, Judith, Pradeep ji, there are a lot of people behind Lung Care Foundation doing a lot of things. So I'll just give a thanks to them and end at this note. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you.